हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारे 9 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 10 है। अपने इस पार्ट 10 में हम देखेंगे कि आपके द्वारा कौन सा प्रश्न हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है, उसे आपने किस तरीके से लिखा है, उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो है आज कि भारतीय सिविल सेवाओं में उच्चतम नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए इसे दूर करने के लिए प्रभावी उपाय बताएं। आपने लिखा है उच्चतम नैतिक मूल्यों के अंतर्गत सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, समानुभूति, वस्तुनिष्ठता जैसे तत्व सम्मिलित होते हैं, जिसका एक सिविल सेवक में विद्यमान होना अपेक्षित है, किंतु उन्हें इन मूल्यों के अनुसरण करने के समझ कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जो कि निम्नवत हैं। ठीक है। नंबर 1, व्यक्तिगत दुविधा के कारण असमंजस की स्थिति, निजी अथवा सामाजिक पूर्वाग्रह से कुंठित होकर पक्षपाती नहीं, यहां लिखा करो निष्पक्षता से ना सोच पाना, पक्षपातीपन नहीं, या पूर्वाग्रह जब आपने लिख दिया निजी अथवा सामाजिक पूर्वाग्रह से, आप इस वर्ड को लिखिएगा निजी अथवा सामाजिक पूर्वाग्रह से लक्षित होना। ठीक है। या लक्षित होने के कारण एक तटस्थ निर्णय न ले पाना, राजनीतिक दबाव के कारणवश अनचाहे कृत्य करना, राजनीतिक दबाव के कारण नीतिपरक योजनाओं को सही से क्रियान्वित न कर पाना। उपयुक्त चुनौतियों से निपटने हेतु कई कदम उठाए जा चुके हैं, जैसे कि कई कदम उठाए जा चुके हैं ऐसे नहीं, उपयुक्त चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कई सारे कदम ऐसे बताया करें। ठीक है। जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एथिक्स के प्रश्न पत्र में केस स्टडी नामक टॉपिक को जोड़ा गया। इसको थोड़ा और लिखो, मतलब क्या यहाँ पे बताओगी कि उपयुक्त चुनौतियों से निपटने हेतु तो सरकार ने कई सारे कदम उठाए, जिसमें सीसैट के माध्यम से व्यक्ति के एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है, तो वहीं एथिक्स के प्रश्न पत्र के माध्यम से एथिक्स में केस स्टडी के माध्यम से उसकी तार्किकता व निष्पक्षता की जांच की जाती है, तथा मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है। किंतु अभी भी कई सारी चुनौतियां विद्यमान हैं, जिसे दूर करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि सिविल सेवकों में मौलिकता या कहें मूल्यों का समुचित विकास हो सके। फिर आप बताइए सुझाव। समाधान समग्रता पूर्वक नहीं हो पाया, अन्य कदम उठाने के, अंततः, ठीक है, अंततः अन्य कदम उठाने की अपेक्षा है, जैसे कि प्रशिक्षण के दौरान सिविल सेवकों के सिचुएशन हैंडलिंग के गुण नहीं होता है, गुण होता है, गुण सिखाए जाए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, सिविल सेवकों का अनुनय जैसे गुणों को अपनाने हेतु प्रेरित किया जाए। ये सिचुएशन हैंडलिंग में ही आ जाएगा आपके, इसमें आ जाएगा सिचुएशन हैंडलिंग में। अपनाने हेतु ऐसे नहीं, हेतु, ठीक है, प्रेरित किया जाए इत्यादि। निष्कर्षतः लोक सेवक उच्चतम नैतिक मूल्यों का निर्वहन कर एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी तो बनेंगे ही, साथ ही साथ एक बेहतर नीति क्रियान्वयनकारी भी बनेंगे एवं भारत के सतत विकास को सुनिश्चित कर प्रगतिशील लोकतंत्र के विचार को साकार रूप भी प्रदान करेंगे। ऐसे बताइए थोड़ा सा निष्कर्ष में। लिखा आपने ठीक है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा शब्दों को वो करिए। जैसे आपने ये आपका भूमिका या कहें स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा शॉर्ट करें, इन पॉइंट्स को थोड़ा और अच्छा बनाएं। ठीक है। और साथ ही यहाँ पे जो मैंने बताया कि इसको थोड़ा सा मतलब उचित करें। उचित का मतलब ऐसा कि इसमें शब्द सरकार वाला डालें, फिर आप डालें कि और कौन से उपाय किए जा सकते हैं। और जब ये डालें तो इसमें सीसैट का जिक्र भी करें, आप इसमें एथिक्स का जिक्र भी करें, मिशन कर्मयोगी का जैसे आपने किया ही है, ठीक है, इनको करें, तब ये प्रश्न आपको और बेहतरीन बनाएगा। और केस स्टडी जब डालती हैं तो केस स्टडी बताएं कि क्या कराती है, व्यक्ति को तटस्थ बनाने का प्रयत्न करती है। ठीक है। तो ऐसे आप इस उत्तर का जवाब दे देंगे। बाकी मैंने पूर्व में आपको इसका फ्रेम बताया ही है, तो वहां से आप इसके 2-3 पॉइंट और ऐड कर सकती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे किन्हीं दो गुणों को बताइए जिन्हें आप एक लोक सेवक के लिए काफी महत्वपूर्ण समझते हैं। अपने उत्तर को तर्क एवं उदाहरण से प्रमाणित भी करें। वैसे तो एक लोक सेवक में कई सारे गुणों का होना आवश्यक है, जैसे सहिष्णुता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिकता इत्यादि, पर मेरी नज़र में एक लोक सेवक में सत्यनिष्ठा तथा समानुभूति जैसे दो मूल्यों का होना अत्य आवश्यक है। सत्यनिष्ठा से आशय है, अभी यहाँ पे देखो आपने ब्रेक किया ना, तो यहाँ पे थोड़ा एक लाइन जोड़ो, जैसे तथा समानुभूति जैसे दो मूल्यों का होना अत्यावश्यक है। प्रथम मूल्य के रूप में सत्यनिष्ठा, है ना, ऐसे बताओ। प्रथम मूल्य के रूप में सत्यनिष्ठा जनसेवक के व्यक्तित्व को न केवल आकर्षक व विश्वास योग्य बनाती है, बल्कि जनमानस के मन में उसके प्रति एक आदर का भाव भी प्रकट करती है, जिस कारण वो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने मूल्यों को सहेज कर अपने व्यक्तित्व की परिभाषा को उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। ऐसी लाइन लिंक की जाती है, ठीक है। विश्वास योग्य बनाती, जिससे फलस्वरूप जनमानस सेवक के प्रति आदर भाव प्रकट करते हैं और विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। इतना ही नहीं, यह मूल्य प्रशासक की राजनीतिक निष्पक्षता भी सुनिश्चित करती। फलतः सरकार एवं प्रशासक के मध्य समन्वयकारी संबंध स्थापित होते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप अशोक जी मत लगाया करो, इसके उदाहरण स्वरूप ऐसे नहीं, मध्य समन्वयकारी संबंध स्थापित होते हैं, जैसा कि अशोक पूर्व, जैसा कि कलेक्टर आप लिख सकती है, जैसा कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अशोक खेमका व टीएन सेशन के संदर्भ में। अब यहाँ पे ध्यान रखना, टीएन सेशन पहले आएगा, अशोक खेमका बाद में आएगा, ठीक है। जैसे कि टीएन सेशन व अशोक खेमका के संदर्भ में इन्होंने न केवल प्रशासनिक शुचिता को, ये वर्ड लिखा करो, ठीक है, न केवल प्रशासनिक शुचिता को गरिमामय बनाया, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया को, ठीक है, पारदर्शी बनाने के लिए अपनी सत्यनिष्ठा पर अडिग रहे। तो वहीं दूसरी ओर, वहीं दूसरे मूल्य की अगर हम बात करें, समानुभूति, ऐसे देखो बातों को गूंथा जाता है। जैसे जब आप आटा मारती होंगी या आटे को गूंथती होंगी, तो उसमें यही तो खूबी होती है, जितना अच्छा गूंथेगा उतनी ही अच्छी रोटियां बनती हैं। तो वही चीज आप अपने उत्तर में करें, टुकड़ा मत करें कहीं पे। किसी को ये नहीं दिखना चाहिए कि हाँ कहाँ पे आपने उत्तर में जोड़ लगाया है। ऐसा उत्तर जब करेंगी तो उत्तर अपने आप में बेहतरीन दिखता है, ठीक है। आप ऐसी बात कह के छोड़ नहीं सकती कि अशोक खेमका और टीएन सेशन का जिक्र किया जा सकता है। स्पष्ट करो कि आखिरकार इन दोनों ने कौन सा कृत्य किया जिससे इनकी सत्यनिष्ठा उजागर हुई। यही तो पूछ रहा तर्क के माध्यम से, ठीक। अनुभवों की सहायता से दूसरों की अनुभूतियों को समझकर उनकी समस्या का निदान करना, यह गुण सिविल सेवक को संवेदनशील बनाने के साथ साथ उसकी निर्णय क्षमता को भी सटीकता प्रदान करता है। वर्तमान कोविड-19 की महामारी के दौरान सिविल सेवकों ने इस मूल्य की मुखर अभिव्यक्ति के उदाहरण में हम बिहार व तेलंगाना प्रदेश के प्रशासकों को देख सकते हैं। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उपयुक्त दो गुणों का एक लोक सेवक में होना कितना लाभदायक है। ये गुण सिविल सेवकों की अभिवृत्ति को निर्धारित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकती थी, क्या कर सकती थी कि ये दो गुण तो होते हैं, लेकिन इन दो गुणों के अलावा अन्य गुणों को भी अगर एक सिविल सेवक में आत्मसात करा दिया जाए तो ये प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए न केवल एक प्रासंगिक होंगे, बल्कि हमारे युग निर्माताओं व युग द्रष्टाओं की नजर में भी एक प्रेरक की भूमिका के रूप में काम करेंगे तथा अंतिम से अंतिम जन को डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में सहभागिता सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। ऐसी बातें आप बता सकती हैं थोड़ी, तो एग्जामिनर थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएगा। ऐसे निष्कर्ष में उसको सामान्य निष्कर्ष लगा जैसे सब लोग लिख दिए हैं, तो वैसा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आप समझ गए कैसे किन किन जगह पे पॉइंट ऐड करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानवीय मूल्य किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वस्तुनिष्ठा है कि वस्तुनिष्ठता है? दयालुता, करुणा, परोपकार। मौलिक उदाहरणों द्वारा सार्वजनिक जीवन में उक्त मूल्यों की प्रासंगिकता का परीक्षण करें। कहीं पर भी अगर दिया हो या ना दिया हो, तब भी अगर मौलिक उदाहरण दे तो इसका सामान्य सा मतलब ये होता है कि बाबूजी हमें आप ये मत लिख कर देना कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा। मौलिक का मतलब होता है रियल लाइफ का एग्जाम्पल दें, और रियल लाइफ का मतलब कोशिश करें अपने जीवन से दें, ठीक है।
तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है ऐसे प्रश्न। तो देखते हैं आपने क्या लिखा है। वस्तुनिष्ठता वह नैतिक मूल्य है जिसमें चयन करने की प्रक्रिया समाहित होती है, जिसके माध्यम से मानव को उस कार्य की प्राथमिकता देना चाहिए जिससे वह प्रतिबद्ध हो। उदाहरण के रूप में अगर एक सिविल सेवक के घर में किसी समारोह का आयोजन किया गया हो, लेकिन इसी समय कोई मीटिंग नहीं होता है, मीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मीटिंग में भी आप यहाँ पे कर सकती हैं कि कोई प्रशासनिक मीटिंग, ठीक है, जिसमें उपस्थिति होना ये क्या लिख दी हो भाई, अत्यंत आवश्यक, ठीक है। ये दोनों टुकड़े में रह गए, अत्यावश्यक ऐसे नहीं होता है, ये इसमें नहीं जुड़ेगा इससे, ये अलग अलग वर्ड है, अत्यंत आवश्यक है। तो इस परिस्थिति में उन्हें मीटिंग को चुनना पड़ेगा। दयालुता एक मानवीय मूल्य है। जब कोई मुसीबत में होता है तो मैं उसकी हर संभव मदद करने की कोशिश करती हूँ। जैसे घर में मैं अपनी माता पिता की सहायता हूँ, है, घर में अपनी माता पिता की सहायता है, ये क्या लिख दिया। जब वो बीमार ऐसे लिखा जाता है, पड़ जाते हैं तो घर के कार्यों में हाथ बांटती क्या हूँ कि ले लो भैया 2 हाथ ये मेरे वाले ले लो, 250 ग्राम वाला हाथ ये ले लो। किसकी कॉपी है। इसके अलावा अगर मेरी किसी सहेली को पुस्तक के लिए रुपए की मदद चाहिए होती है तो मैं जरूर सहयोग करती हूँ। आप में से जिसको मदद चाहिए हो इनकी सहेली बन जाना, आपको पुस्तक के रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे आपने क्या लिखा है। करुणा परोपकारिता का वह उच्चतम मूल्य है जिसमें किसी कमजोर या गरीब मानवों की मदद की जानी है जिसका उन्हें सख्त जरूरत होता है। जैसे कोरोना महामारी के काल में डॉक्टर व नर्सों द्वारा लगातार इलाज करना, भारत सरकार द्वारा गरीब राष्ट्रों को वैक्सीन मुफ्त में प्रदान करना आदि। इसके अतिरिक्त कई ऐसे सिविल सेवकों का उदाहरण देखने को मिलता है जिन्होंने गरीबों की मदद की। कोरोना काल में एक सब्जी बेचने वाले से एक अधिकारी ने सारी सब्जियां खरीद ली, ऐसे नहीं, सारी सब्जियां। इससे समाज में वंचितों को मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया जाता है ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। परोपकार किसी मानव का वह नैतिक गुण है जिससे वह जरूरतमंदों को आर्थिक रूप से भलाई करता है। यह निस्वार्थ भाव से किया जाता है जिसके फलस्वरूप उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अभिनेता सोनू सूद आदि। इसके अलावा मैं भी इससे पोषित हूँ। जैसे कोरोना काल में मेरी सहेली कुछ रुपए चाहिए थी, देखो रिपीट हो रहा है, सहेली को बार बार मत लाओ, जिससे वो अपनी माँ का इलाज करवाती। जब वो मेरे से कही तो मैं अपनी बचत का सारा रुपया उसे दे दी, ठीक है भाई। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठा, करुणा, परोपकारिता का समाज में समरसता स्थापित करने बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरत है प्रत्येक आम जनमानस को ऐसे गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने की, ताकि न केवल ये सिविल सेवकों की दृष्टि में एक नैतिक मूल्य लगे बल्कि सामाजिक दृष्टि में भी ये नैतिकता का समावेश हो सके। तभी एक समाज और प्रशासन मिलकर एक सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकते हैं जिसमें हर अंतिम से अंतिम व्यक्ति के प्रति न्याय की समुचित सुलभता या कहें सामाजिक न्याय की समुचित कल्पना को साकार किया जा सकता है या सुशासन की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसे आप बता सकती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप 2-3 काम और करें, हालांकि लिखा आपने ठीक है, पहले हिसाब से पहली बार में जो लिखा ठीक है, आप इसको थोड़ा और अच्छे शब्दों का चयन करें। जैसे वस्तुनिष्ठता वह नैतिक मूल्य है, चयन करने की प्रक्रिया समाहित होती है। इसमें आप लिखें कि वस्तुनिष्ठता वह नैतिक मूल्य है जिसमें तथ्य व तर्क के माध्यम से चयन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के पक्षपात की धारणा को प्राथमिकता न देकर तटस्थ होकर निर्णय लिया जाता है। ऐसे आप बताया करें। समझ गई देवी? कहाँ गई देवी? हाँ समझ गई। हाँ। सर क्या इक्वल स्टैंडर्ड पर दयालुता का मूल्य प्रकट होगा? सर क्या इक्वल स्टैंडर्ड पर मतलब देवी? मतलब देवी सर दया का मूल्य जैसे अपने से जो कमजोर होते हैं उन पर आता है ना। अपने से जो कमजोर होते हैं लोग, हाँ तो वही पूछना चाह रही थी, जो अपने बराबरी पे हो। जैसे एग्जांपल दिया था किसी ने जिसकी कॉपी हो, ये अपने दोस्त पर उसने दया दिखाई, तो ये हो सकता है क्या दया को लेके? क्योंकि देखो अपने दोस्त पे दया दिखाई क्योंकि उस समय दोस्त इक्वल नहीं था ना।
उस समय कमज़ोर था। अब ये ढूंढ के थोड़ा ना लाएंगे किसी को। नहीं मैं अपना पूछ रही थी सर, उस पे कमेंट नहीं कर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे आप पढ़िएगा, आपने क्लास शायद नहीं की है ना अभी, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। इसके अलावा अगर मेरी किसी सहेली, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपने कुछ सहेली का एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ऐसा किया करो कि एक सहेली को मत रखा करो, यहाँ पे ये बताया करो, जैसे आपने यहाँ 2 एग्जाम्पल एक साथ दे दिए, तो पहला वाला एग्जाम्पल ये उचित नहीं है, ठीक है, दयालुता का मतलब। आप यहाँ पे डायरेक्ट ये बताया करो कि हर संभव मदद करने की कोशिश करती हूँ। दयालुता एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की हर संभव तरीके से मदद करने का प्रयत्न करता है। जैसा कि हालिया कोविड-19 के पेंडेमिक के दौर में मेरी एक सहेली को पुस्तक के लिए रुपए की आवश्यकता थी, ऐसे बताया करो, मतलब दिखाया करो हाँ रियलिटी। ऐसे लगता है कि हाँ कहीं ना ऐसी वह लिख दिया, ठीक है। देवी कहाँ गई, सो गई। हाँ, करुणा परोपकारिता का वह उच्चतम मूल्य है जिसमें किसी कमजोर या गरीब मानवों की मदद की जानी चाहिए जिसका उन्हें सख्त जरूरत होता है, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत होती है। कोरोना काल में नर्सों के द्वारा, अब जैसे यहाँ पे दिया हमने डॉक्टर नर्स के बारे में, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करोगी कि कोरोना काल में कई सारे ऐसे डॉक्टर या ऐसी नर्स थी जिन्होंने गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की मुफ्त में मदद की, मुफ्त में उन्हें इलाज उपलब्ध कराया। ये वर्ड डालो, मुफ्त में और गरीब जरूरतमंद। साथ ही भारत सरकार ने भी कई सारे अल्प विकसित देश, ये वर्ड यूज करो, गरीब देश नहीं, अल्प विकसित देश, जैसे अफ्रीका के कई सारे रीजन में फ्री वैक्सीन यानी कि वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत वैक्सीन उपलब्ध कराई, जो कि कहीं ना कहीं भारत की अन्य देशों के प्रति संवेदना को अभिव्यक्त करता है या करुणा को अभिव्यक्त करता है। इसके अलावा ऐसे बताना, मतलब थोड़ा एक फ्लो रखो पूरे। आपने यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है आप ये सोच गई होंगी जब इसके उत्तर को लिखा होगा कि ये 4 वर्ड हैं, चारों टुकड़े में अलग अलग बताने हैं एक एक पैरा में, है ना, जबकि ये चारों वर्ड बताने हैं लेकिन रिदम कहीं नहीं टूटना चाहिए, चारों क्रम में आएंगे। जैसे मैं अगर इस उत्तर को लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि वस्तुनिष्ठता वास्तव में वह नैतिक मूल्य जिसमें तथ्य व तर्क के माध्यम से एक चयनित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसके माध्यम से न केवल उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है जो कि मेरिट के आधार पर योग्य होता है, बल्कि उस व्यक्ति की तिलांजलि की जाती है जो भाई भतीजावाद से प्रेरित होता है। जैसा कि हालिया संदर्भ में देखें तो कई प्रकार की पदनियुक्ति में एक सिविल सेवक के समक्ष ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। यहाँ तक कि किसी सार्वजनिक कार्य में टेंडर को लेकर भी ऐसी स्थितियां विद्यमान होती हैं, लेकिन एक सिविल सेवक अपनी तथ्यात्मक अभिरुचि को विकसित करते हुए वस्तुनिष्ठता का सकारात्मक परिचय देता है। तो वहीं दयालुता के माध्यम से वह मुसीबत से ऐसे बताया करो, मतलब सब लिंक रहे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, गुथा हुआ। एग्जामिनर को जब आप तोड़ देती हो ना तो वही होता है ना, जग जाता है नींद से, अरे ये कौन सा गाना चलने लगा। तो ऐसा मत करें उसको, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक काम करने वाला हूं, मे बी नवंबर से, कि आपको सारे आंसर एक फुल फॉर्म में मैं लिख के भेजूं अपनी तरफ से, बस उसमें थोड़ा थोड़ा एडिटिंग करने को रह जाए आप लोगों को। क्या कुछ बोला किसी ने? तो आप समझ गई, ऐसे आप उसको लिख लीजिएगा। ये किसका आंसर है? भारत जैसे विविधता से पूर्ण समाजों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। असहिष्णुता ऐसी एक गंभीर चुनौती है। असहिष्णुता से समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए बताएं भारतीय समाज किस प्रकार इसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग से अभद्र व्यवहार किया जाता है तब भी दूसरा वर्ग शांति वार्ता की पहल अपनाता है, इसे सहिष्णुता कहते हैं। यदि पलटवार जवाब दिया जाता है तो वह इसे असहिष्णुता की संज्ञा दी जाती है। भारत धर्म की भूमि है, वेदों की माता है, पुराणों की दादी है, इसलिए भारत की भूमि में सहिष्णुता विद्यमान है। यहाँ की संस्कृति के सामाजिक, धार्मिक, भाषा आदि कई चीजों में विविधता विद्यमान है। लोग आपस में भाईचारा को दर्शाते हैं। भाई ऐसे नहीं लिखा रहता, भाईचारा ऐसे। ये लाइन आपको यूज नहीं करनी है।
परंतु अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी उपस्थित रहता है। वर्तमान में वही बुराई कहीं ना कहीं ज्यादा अति हो जाता है जब आम जनमानस में दिखाई पड़ता है। जैसे जम्मू कश्मीर में मजदूरी करने वालों की हत्या एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर धर्म के नाम पर बर्बरता से मौत के घाट उतार देना, भीड़ द्वारा किसी अपराधी को सजा देना, भले ही वो अपराधी हो या न हो, अफवाह से ऐसी स्थितियों में रोकने के लिए कई उपाय सहायक हो सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा भड़काऊ भाषण देने वालों पर बिना भेदभाव किए कड़ा निर्णय लेना, चुनाव रद्द कराना, पर्यटन को बढ़ावा देकर ऐसे स्थानों पर प्रशासन का पूर्ण ध्यान होना चाहिए। प्रशासन व्यवस्था में खुफिया होता है। जानकारी हासिल करने वालों की संख्या में वृद्धि करना। निष्कर्षतः हमारे देश में असहिष्णुता न बढ़े इसके लिए सहिष्णुता दिखाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त अपराधी प्रकार के भ्रष्ट राजनेता को नहीं जिताना। जिताना ऐसे थोड़ा ना लिखते हैं, ये तो जीतना हो गया या जीताना, ये होता है जीतना। ये जितना मतलब जिताना। भले ही नोटा का प्रयोग क्यों ना करना पड़े, जब नोटा लगाती हो क्यों लगाती हो तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। इस तरह की प्रवृत्ति यदि जनता जनार्दन द्वारा अपनाया जाएगा तब अन्य राजनेता में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्य आएंगे। अब देखना इस पूरे क्वेश्चन को, राजनेता इसमें दिखाया गया, चुनाव दिखाया गया, भ्रष्टाचार दिखाया गया, ठीक है, सहिष्णुता दिखाई गई, ठीक है। देखना ध्यान से इस पूरे उत्तर को, यहाँ पे सहिष्णुता के बारे में बताया गया, ठीक। अब प्रश्न देखो क्या कह रहा है, रुको एक मिनट। परिभाषा भी यहाँ सहिष्णुता की और फिर अपोजिट में असहिष्णुता की। अब देखना प्रश्न क्या कह रहा। भारत जैसे विविधता से पूर्ण समाजों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत जैसी विविधता में कौन कौन सी अनेक चुनौतियां हैं? अनेक चुनौतियां कौन कौन सी हैं? जैसे क्षेत्रवाद, समझ गए, जैसे अलगाववाद, नक्सलवाद, भाषाई राज्य, ये चुनौतियां हमारे यहां, आतंकवाद, ठीक, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। असहिष्णुता ऐसी ही एक गंभीर चुनौती है और उसमें भी असहिष्णुता, यानी कि इन 5 में भी जो सबसे बड़ी है वो असहिष्णुता। मतलब ये चुनौतियां तो हैं लेकिन ये भी है। असहिष्णुता से समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करें। अब इसी को आपको पकड़ के बताना है, ठीक है, और पड़ने वाले दुष्प्रभाव ये बताना है। फिर समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या किया, आप क्या करेंगे, और फिर निष्कर्ष। ये उत्तर का पैटर्न है भाई। आपने कुछ भी लिख दिया, प्रश्न की लाइन को समझो, मर्म को समझो, ठीक है। आप लोग भी समझ गए होंगे, कुछ बच्चे जिन्होंने पहले भी लिखा होगा वो भी कुछ समझ गए होंगे इसमें नए पॉइंट। देखो आप जितनी बार मेरे से कॉपी चेक करवाओगे उतने नए नए पॉइंट बताऊंगा और हर बच्चे के अकॉर्डिंग ही पॉइंट होते हैं। इसलिए कोई ये मत कहना कि सर पहले वाले में ऐसा क्यों बताया, इसमें ऐसा क्यों बता रहे हो, क्योंकि हर बच्चे को हम ध्यान में रखकर ही वो करते हैं। निम्नलिखित मानवीय मूल्य किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वस्तुनिष्ठता, दयालुता, टॉलरेंस, करुणा, परोपकार। दयालुता को मैंने टॉलरेंस में लिखा था वहां पे। ये तो काइंडनेस होगा ना? क्या काइंडनेस होगा, टॉलरेंस तो सहिष्णुता हुआ ना। दयालुता, टॉलरेंस या सहिष्णुता उसी चीज से संबंधित है। आपने अच्छा रुको, आपने गलत किया है मुझे लगता है। आपने करुणा, दया जो वर्ड है ना, वो दया वाला करुण आपने गड़बड़ किया है। अब समझा मैं, तभी मैं जब आंसर चेक कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गड़बड़ किया हूं इसमें चेक करने में। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, दयालुता, टॉलरेंस या कहें सहिष्णुता, ठीक है। करुणा का मतलब कंपेशन या दया। दयालुता तो काइंडनेस होता है ना? क्या दयालुता का तो काइंडनेस होगा? दयालुता सहिष्णुता में भी आती है। टॉलरेंस में भी इसको दयालुता के रूप में संदर्भित करते हैं। करुणा, कंपेशन, परोपकार, अल्ट्रुइज्म। आपने जो लिखा है ना क्वेश्चन का आंसर दयालुता वाला, वो आपने करुणा या कहें आपने अल्ट्रुइज्म के हिसाब से उसको लिखा है क्वेश्चन को। समझ रही हैं आप? तो आपने वो गड़बड़ किया। हम वही समझे ना, हमको लगा ये नहीं, जब आगे इसमें इंग्लिश लिखिए टॉलरेंस, तब
आगे, इसीलिए मैं इसने उसको इंग्लिश दी थी। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आप इंग्लिश देख के किया करें, हिंदी देख के मत किया करें, क्योंकि मुझे भी यही लगा कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है उसमें, क्योंकि मैंने चारों अलग अलग दिए थे, कंपेशन, अल्ट्रुइज्म, टॉलरेंस, और आपका करुणा और दया वो कंपेशन में आ गया सीधे सीधे। जो आपने वो दयालुता वहाँ पे एग्जाम्पल दिया ना, वो करुणा का एग्जाम्पल था, ठीक है, तो उसको आप सही कीजिएगा। खैर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उस उत्तर को वहाँ पे गलती हुई है, उसको सही कीजिए आप अपने उत्तर में। चलिए इसको देखता हूँ। मौलिक उदाहरण से हेडिंग बना के नहीं लिखनी, किसने कहा हेडिंग आपसे लिखो? स्वयं के विचार, आशा, आकांक्षा, भावना, पूर्वाग्रह से प्रभावित न होकर किसी भी तथ्य या घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। जैसे किसी प्रशासन द्वारा जब छापेमारी किया जाता है तो उस वक्त उन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए सबके साथ समान व्यवहार करना और सरकारी शक्ति का सही सही प्रयोग करना होता है। इस दौरान भले ही उसे कितनी ही कठिनाई हुई होती है, वो अपने कर्तव्य को करते हैं, ठीक है। दयालुता, अरे एग्जाम्पल तो दो। दयालुता की भाव अपने परिवार में देखने को मिलता है, जहाँ पर पूरा परिवार एक दूसरे की मदद करता है, किताबें खबरें पढ़कर भी दयालु भावना उत्पन्न करता है। जब भी हम किसी गरीब, अनाथ, ये क्या लिख दिए? जब टॉलरेंस का मतलब है तो टॉलरेंस लिखो ना। करुणा, करुणा हृदय की एक आवाज़ होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक माँ को अपने बच्चे के प्रति, फिर चाहे वो माँ मनुष्य। ये किसने लिखी, किसकी कॉपी है ये? पक्का मेरी क्लास इसने नहीं किया, जिसकी भी हो, जिसकी भी कॉपी हो, इन्होंने मेरी क्लास नहीं की है, मुझे जहाँ तक लगता है। दूसरों की भलाई करने वाला जनहित ऐसे प्रकार के कार्य परोपकार कराते हैं। अरे ऐसी परिभाषाएं थोड़ा लिखनी है, एथिक्स वाली परिभाषाएं लिखो, जो मैंने बताया है, जो मैंने बताया वो वाली परिभाषाएं लिखो। यहाँ गड़बड़ किया है आपने। किसकी कॉपी है ये? आप में से किसी की है? मेरी चंपा मैम का है। तो इन्होंने ऐसा कैसे गलत लिख दिया? ये तो क्लास की हुई है हमारी। जी सर। ऐसे थोड़ा लिखना है इसको। चलिए आएगा किसी क्वेश्चन तो उसमें बताऊंगा कैसे लिखना है। भारत में मीडिया को मानवतावादी मूल्यों से अनुप्राणित होने के साथ ही स्पष्ट तथा निष्पक्ष होना चाहिए कथन की विवेचना कीजिए। ये किसकी कॉपी है? मीडिया का आशय जनसंचार के माध्यम द्वारा समाज के सदस्यों में उचित मूल्यों का विकास करने का प्रयास करना होता है। इसमें टेलीविजन, आकाशवाणी, दूरसंचार, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक स्वतंत्र मीडिया भ्रष्टाचार को रोकने, नियंत्रित करने, लिंग, जाति, वर्ग आधारित हिंसा के खिलाफ एक माध्यम बनने तथा शासन में पारदर्शिता लाने में सहायक होती है। लोक कथाओं एवं लोक संगीतों आदि के माध्यम से किसकी कॉपी है? स्वस्थ मनोरंजन, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। उदाहरण से 2012 सामाजिक मुद्दों को सत्य में जयते का, ये जिसने भी लिखा है ना, ये कॉपी पेस्ट है। ये आंसर जिसने भी लिखा है कॉपी पेस्ट आंसर है। आप में से किसी की कॉपी, जिसकी भी है कॉपी पेस्ट आंसर है। ये कहाँ से किया है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। सत्यमेव जयते कार्यक्रम करने दृष्टि से कॉपी हुआ है। हैं? दृष्टि आईएएस। हाँ वो मैं, इसका भी है सर, दृष्टि आईएएस। हाँ वो मुझे दिख जाता है, वो मेरी जुबान में ना, क्योंकि मैं दो चीजें समझ जाता हूँ, लिखने की शैली और बोलने की शैली से। बताओ अब ऐसे बच्चों को मैं क्या कहूँगा कि आप जब ऐसा करते हो तो मैं क्या अब इसमें चेक करूँ? आपको कैसे कहूँ कि आप बेहतर लिखे हो? और तब आती मुझे गुस्सा। फिर लोग कहते हैं कि इस मास्टर ऐसा कर रहे हो, मतलब सीना ठोक ठोक के बोलते हैं भैया मेरी क्लास सुनो उसके बाद फिर लिखो। अब देखना इसमें भी मानवीय मूल्य किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, टॉलरेंस, करुणा, परोपकार, ठीक है। वस्तुनिष्ठता, तथ्यों प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता वस्तुनिष्ठता कहलाती है, अर्थात गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना, न कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह आदेश से वशीभूत होकर। ये वर्ड किताबी होते हैं और इसी से एग्जामिनर समझ जाता है कि आपकी लैंग्वेज में मौलिकता नहीं है। उदाहरण, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करना जो कि पूर्वाग्रह पर आधारित न होकर योग्यता पर आधारित है। दयालुता, अपने से भिन्न व्यवहारों में मतों को सहन करने की योग्यता दयालुता है। सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए सहिष्णुता दयालुता की अवधारणा को होना अत्यावश्यक। बुद्ध के पंचशील और नेहरू के पंचशील से सहिष्णुता की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है।
करुणा, इसमें समानुभूति से आगे बढ़कर दूसरों की परेशानी को समझकर उसका समाधान निकालना करुणा, समानुभूति। परोपकार कहाँ गया? हम लिखेंगे परोपकार को, सही से लिखो भाई। क्लास सुनो, क्लास के अनुरूप लिखो, कोई भी है। आप देखो क्लास के अनुरूप नहीं लिखे हो, मौलिक नहीं लिखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरी क्लास को फॉलो करो, लेकिन मैं जो एग्जाम्पल आपको सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये कुछ भी एग्जाम हॉल में आपको याद नहीं आएगा, कुछ भी नहीं याद आएगा। इसीलिए आपको मौलिक प्रश्न लिखने चाहिए, उसी की प्रैक्टिस करना है। आप याद ही नहीं रख सकते हो कुछ भी एग्जाम हॉल में, इसीलिए उसका फ्रेम और उसकी मौलिकता पता हो। ये किसकी कॉपी है? ये राहुल जी की होगी कॉपी। सत्यनिष्ठा को परिभाषित कीजिए तथा भारत की नागरिक सेवाओं में इसकी प्रासंगिकता का तर्क सहित विवेचना कीजिए। सत्यनिष्ठा का आशय है गैर समझौतावादी व गैर चयनित नैतिक मूल्यों के समुच्चय से, जो कि व्यक्ति के विचार व व्यवहार में एकरूपता लाता है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रासंगिकता, सत्यनिष्ठ सिविल सेवा अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेगा, तब वह जो भी कार्य करेगा वस्तुनिष्ठता को आधार बनाकर करेगा, जैसे प्रशासन में, ये क्या लिखा है, मेरिटोक्रेसी। अच्छा, मतलब मेरिटोक्रेसी में तब्दील कर दिया, आएगी, और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। सत्यनिष्ठ सिविल सेवक किसी परिस्थिति में अपने देश के मूल्यों के साथ समझौता नहीं करेगा, जो कि देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वह ईमानदार होगा, अपने निजी हितों के लिए किसी से प्रभावित नहीं होगा। वह पब्लिक फंड का उपयोग मितव्ययता के आधार पर करेगा। ये वर्ड अपने आप में कॉपी है। अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति लाभ पहुंचाने का सफल प्रयत्न, वह उत्तरदायित्व को समझेगा और पारदर्शिता लाने का प्रयास करेगा, ताकि भ्रष्टाचार जैसी संभावनाएं कम हो सके। ये कॉपी है, कहीं से मौलिक नहीं है। इसके साथ एक सत्यनिष्ठ लोक सेवक अपने कार्य के लिए समर्पित सेवाओं से निपटने के नवाचारों को भी जन्म दे सकते हैं, जैसे कोरोना काल में राजस्थान के भीलवाड़ा में अपनाया जाने वाला भीड़ वाला मॉडल। क्वेश्चन थोड़ा समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सत्यनिष्ठा को परिभाषित करें, तर्क सहित विवेचना दें, मतलब जो उदाहरण दें उसको तर्क सम्मत प्रूफ करें, ना कि केवल ये लिख कर छोड़ दें कि हाँ भीलवाड़ा मॉडल या कोरोना काल, इसको भी प्रमाणित करें। अभी आपने केवल का प्रश्न का एक प्रासंगिकता वाला पार्ट लिखा है, अब इसका सेकेंड पार्ट आपने नहीं लिखा है, उस पार्ट को लिखें राहुल जी। ये आंसर कहां से लिखे हो राहुल जी? ये 5 पॉइंट। ओ राहुल जी, राहुल जी आप आ गए हो, हमें पता है आप ही की कॉपी है। मिस्टर राहुल, यस सर। ये कॉपी आपकी है ना? ये जी सर। ये आंसर कहां से लिखे हो? ये 5 पॉइंट नागरिक सेवाओं की प्रासंगिकता, कौन से? ये जो 5 पॉइंट सत्यनिष्ठा में लिखे हो, कहां से लिखे हो? सर मैंने खुद से लिखा है सारा काम, जितने भी लिखे हैं आंसर। मेरिटोक्रेसी वर्ड कहाँ पढ़ा था? PSIR में सर। हैं? PSIR में। PSIR में, अच्छा। मितव्ययता वर्ड कहाँ पढ़ा था? ये सर बुक में देखा था। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ से लिए थे? पॉइंट खुद से बनाए मैंने सर। खुद से बनाए हैं? हाँ। तब अच्छा है फिर। तो इसका सेकेंड पार्ट कहाँ है? इतना ही लिखा है सर। इसका सेकेंड पार्ट भी तो लिखो, आपने तो केवल प्रासंगिकता बता दी, और भी पॉइंट लिखो। ओके सर। ठीक है, मतलब प्रासंगिकता आपने बताई, फिर ये बताएं उदाहरण, और उदाहरण को प्रूफ करें। और उदाहरण में मैंने आपको कई सारे नाम बताए थे सत्यनिष्ठ को लेकर। मितव्ययता का मतलब उचित ढंग से खर्च करना, मितव्ययी हो मतलब कम खर्चीला। जैसे मैं किताबों के मामले में अपव्ययी हूँ, बहुत ज्यादा खर्च करता हूँ। समझ गई? जी सर। तो यही है। तो इसको, इसका सेकंड पार्ट भी लिखें। पूर्व में जो बच्चे आंसर लिखे उनका ये वाला आंसर फ्रेम देखें, समझ जाएंगे कौन कौन से पॉइंट यहाँ मिस हैं। ये क्वेश्चन किसका है? जोया जी आपका है? जी सर। हाँ, इतनी देर में क्या बोल रही हो? निम्नलिखित मानवीय मूल्य किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वस्तुनिष्ठता,
सहिष्णुता, टॉलरेंस, दयालुता, परोपकारिता। मौलिक उदाहरणों द्वारा सार्वजनिक जीवन में उक्त मूल्यों की प्रासंगिकता का परीक्षण करें। समाज के कवायद को, कवायद का मतलब देवी क्या होता है? देवी नियमावली। नियमावली फारसी शब्द है कि उर्दू शब्द है? उर्दू होना चाहिए। होना चाहिए। पेपर में पढ़ा था नहीं। समाज के कवायद को व्यवस्थित ढंग से सुचारू रखने में मूल्यों की अहम भूमिका होती है। अगर बात वस्तुनिष्ठता की करें तो ये सामाजिक निर्णय क्षमता को सटीकता प्रदान करती है। जैसे मैंने सिविल सेवा का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मेरी अभिरुचि चुनौतियों के बरक्स समस्या का समाधान ढूंढने की है। जैसे मैंने एक किताब कोई पढ़ी थी, मुझे याद नहीं है, हिंदी में हिस्ट्री की कोई बुक है, उस पूरी हिस्ट्री बुक में बरक्स 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 इतना वर्ड है बरक्स कि मेरा दिमाग खराब हो गया पूरा पढ़ पढ़ के। वो ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी वाले थे। समाज से जुड़कर सामाजिक हित में कार्य करने में सिविल सेवा का रोल अप्रतिम है। यही कारण है कि मैंने इस क्षेत्र को चुना जिसमें वस्तुनिष्ठता ने मेरी मदद की। ठीक है। वही सहिष्णुता से तात्पर्य सहन करने की क्षमता। मैंने इसी का परिचय देते हुए मंचलों द्वारा कसी फबत्तियों को सहन कर उन्हें अनसुना कर दिया और अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर आगे बढ़ गई। हालांकि सहिष्णुता जैसे मूल्य के फायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। मेरे संदर्भ में सही हुआ पर जरूरी नहीं है हमेशा सहयोग। कभी कभी मन चले सहिष्णुता को कमजोरी समझ लेते हैं, अतः तब हमें सहिष्णुता को किनारे रखकर उन्हें सबक सिखाना ऐसे। अगर ये लाइन आप न डालती ना देवी, नीचे वाली ये वाली, तो आपका ये गलत हो जाता। फिर इससे ये समझ में आता है ना कि आप भी अन्य देवियों की तरह हाँ बेटा बोल लो। ये जरूरी होता है जब भी आप ऐसा लिखती हैं उत्तर। दया एक ऐसा मूल्य है, दया मतलब करुणा एक ऐसा मूल्य है जो मानव में गरीब व असहायों के प्रति मर्मत्व पैदा कर रहे। इन देवी के आप लोग वर्ड चुरा लिया करो, अच्छे अच्छे वर्ड ये लिख रही हैं। मर्मत्व हो गया है ना, बरक्स, ये वर्ड आप लोग भी चुरा लिया करो। कुछ अगर ये बोले तो मेरे को बता देना। मदर टेरेसा, बरक्स का तो मतलब ही नहीं पता, चुरा के क्या करेंगे? पूछ लो, बता देवी बरक्स का मतलब क्या होता है? पार्टनर बोल देती है। बरक्स का मतलब बता देवी क्या होता है? सापेक्ष मतलब सामने, सामने, मतलब अपोजिट, किसी के अपोजिट। अपोजिट लिख लो, विपरीत। मर्मत्व का मतलब देवी इनको बता दो। एग्जैक्टली तो मतलब नहीं बोल सकते, पर मतलब ममता, बहुत ज्यादा कर ममता। ममता। मदर टेरेसा जी में मर्मत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान था, इसलिए उन्होंने दीनों की सहायता की, न केवल भावनात्मक रूप से अपितु आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भी। जहां तक बात परोपकारिता की, तो यह वह गुण है जो मानव को प्रत्येक दूसरे मानव के प्रति संवेदनशील बनाता है। तत्पश्चात वह मानव दूसरे की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रूप से मदद करते हैं। आपकी तो हिंदी है ना देवी, आपका हिंदी लिटरेचर है ना? हाँ, मदद करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम रिलायंस फाउंडेशन व रतन टाटा जी को ले सकते हैं। ठीक है, बस इतने ही लिखा है। निष्कर्ष तो देवी देती कुछ इसमें अच्छा सा। तो अलग अलग अब समझ गई हो ना कि इसको लिंक करके लिखना है, इंटरलिंक करके। ठीक है, तो वही चीज कर लेना। बाकी आपने लिखा अच्छा है, एग्जाम्पल आपने अच्छे दिए हैं थोड़े। और फबद्दियाँ नहीं होता है, वैसे फबत्तियाँ होता है। ये जो है ना, ये फबत्तियाँ होता है। तेरी फबत्तियाँ क्या होती है? बताओ फबद्दियाँ क्या होती हैं? आपको तो किया ना मंचलों ने। ताने कसना। ताने कसना के अलावा कुछ भी कमेंट्स करना, हाँ, कुछ भी फालतू का कहना। कुछ भी फालतू का कहना। ऐसी चीजें जब आप लिखते हो ना, तो एग्जामिनर के इमोशंस को आप खींच लेते हो, क्योंकि ऐसी बातें कोई नहीं लिखा है। फबत्तियाँ फारसी शब्द है। फबत्तियाँ, हाँ, मतलब आप जब ऐसे वर्ड लिखते हो, ऐसी चीजें कहते हो, तो मतलब एग्जामिनर के इमोशंस को आप अट्रैक्ट करते हो।
और अगर सोचो कोई नारी चेक कर रही होगी उत्तर आपका तो बेहतरीन अंक दे देगी, समझ रहे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ऐसे जरूर डाला करें। मैं तो अगर यूपीएससी का एग्जाम देता ना तो मैं पीरियड्स अपने वाले में लिखता फिर एग्जाम्पल में कि वो और ज़्यादा नंबर दे, अपने आप देता वो नंबर। तो यहाँ पे एक बात और बता दूं, मेल हो चाहे फीमेल, आपकी कॉपी के बारे में किसी को नहीं पता होता कि आप मेल हो कि फीमेल। आप चाहना तो फीमेल वाले एग्जाम्पल चिपका सकते हो अपने उत्तर में, ठीक है। सर हाँ हम कह रहे थे कि हम इनका कॉपी देख रहे हैं तो इनके कॉपी में बहुत ज्यादा मतलब स्टैंडर्ड वर्ड मुझे मिल रहा है। हाँ हाँ तो इसमें इतना ज्यादा लिखना चाहिए? नहीं नहीं, इतना स्टैंडर्ड लिखना नहीं चाहिए, लेकिन ये होता है कि आपकी हिंदी को ये शालीन बना देता है, समझ गई। मतलब एथिक्स में आप कर रही हो तो थोड़ी शालीनता होनी चाहिए। और ये कोई मंगल ग्रह से नहीं ला रही हैं, ये यही सामान्य शब्द जो न्यूज़पेपर में है उन्हीं को उठा उठा के उसमें वो कर रही हैं। नहीं हम वो मान रहे हैं सर, वही पूछना चाह अब तुम गांव वाली लैंग्वेज थोड़ा ना लिख सकती हो। बहुत चीजें हैं कि हमें खुद ही नहीं समझ आ रही है। अब वो पढ़ा नहीं है ना, न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं हो, पढ़ती होगी तो उस वर्ड को स्किप कर देती होगी, गूगल करती नहीं होगी। पहले बार बताओ न्यूज़पेपर आज किस किसने पढ़ा था? रुको एक मिनट, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। न्यूज़पेपर आदित्य जी पढ़े थे? मैंने हाँ सर। हैं? हाँ सर, लेकिन एक दो आर्टिकल अभी पढ़ना है। अच्छा, अमृता जी आप पढ़ी थी न्यूज़पेपर? यस सर। आरती जी आप? जी सर पढ़े हैं। बस पढ़े हैं, उससे शब्द नहीं चुराई हो? सर उसमें मेरे को लगता है कि ये तो आता है मेरे। अच्छा, हर्ष जी? नहीं सर, नहीं पढ़ा। बहुत अच्छे, तालियां बजाओ इनके लिए। मिस्टर राहुल? जी सर पढ़े हैं, दो तीन आर्टिकल रह गए लास्ट के। मुक्ता जी? सर हम रात में पढ़ते हैं मतलब। हाँ, अब इनको अच्छा कल वाला पढ़ी थी? नहीं, एक ही बार 2-3 दिन का इकट्ठा करके पढ़ते हैं। ओह, तो अब वो 2-3 दिन कौन से दिन आएगा? जैसे आज अगर 12 बजे के बाद क्लास नहीं रहा तो आज पढ़ लेंगे। हाँ। कल। चलो ठीक है। पूजा जी, पी त्रिपाठी जी आपने तो अभी नहीं पढ़ा होगा। पूजा जी सर पढ़ी थी? हाँ सर। अच्छा जी। जोयाबीन जी? अब देख लो, फिर आप लोग कहते हो कि हिंदी हमारी स्ट्रांग नहीं हो रही है। कैसे होगी जब पढ़ाई नहीं कर रहे हो? पी त्रिपाठी जी आपने पढ़ा था? हैं? 2-3 घंटे पढ़ी थी? 2-3 आर्टिकल पढ़े थे। अच्छा, 2-3 आर्टिकल पढ़े थे, हमने कहा 2-3 घंटे पढ़ी थी। शब्द वहां से निकाला करें, जो भी बच्चे पढ़ते हैं ना वहां से शब्द अच्छे अच्छे निकाला करें। खैर कोई बात नहीं, मैं प्रीलिम के बाद जो मेंस की तैयारी कराऊंगा ना जिन बच्चों को, तो उनके लिए जो मटेरियल होगा वो मैं आपको दूंगा। बहुत सारी चीज़ें उनके लिए करने वाला हूँ। सर हाँ आज का इकोनॉमिक का जो आर्टिकल था लास्ट वाला, हाँ देवी, उसमें जो गवर्नमेंट के बारे में और नागरिकों के बारे में जो बात लिखी थी वो कितनी अच्छी थी। उससे अपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं ना। सेकेंड आर्टिकल की बात कर रही हो? लास्ट जो इकोनॉमिक वाला था, ये आत्मनिर्भरता के द्वारा कुंजी, हाँ, द्वार की कुंजी। 2-3 लाइनें बहुत अच्छी थी। अगर लास्ट में हम जो निष्कर्ष देते हैं उसके लिए बहुत अच्छी लाइन थी इसमें। हाँ तो 5 रुपए देना फिर मुझे। इसमें और भी अच्छी लाइन है। अब बस 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 मुझे पता है कि आप लोग सच में पढ़े हो, बस यकीन हो गया भाई, हो गया हो गया। चलो, समानुभूति से आप क्या समझते हैं वर्तमान सिविल सेवकों के लिए क्यों प्रासंगिक है? अपने उत्तर को तर्क एवं उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करें। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है आपने। किसकी कॉपी है? समानुभूति का सामान्य सा अर्थ है कि किसी व्यक्ति की समस्याओं को अपनी समस्याओं के स्वरूप समझना तथा उसे हल करने का प्रयास करना। वर्तमान सिविल सेवाओं में से कुछ में देखा गया कि वे आम लोगों को समस्याओं को उचित समय पर और उचित तरीकों से हल नहीं कर पाते, जिसमें सिविल सेवकों में निष्फलता
तथा अयोग्यता की भावना जागृत हो जाती है और वे इस कार्य को सही ढंग से संचालित नहीं कर पाते हैं, जो उनकी समान बुद्धि की अनुपस्थिति को दर्शाती है। इसके प्रमुख कारण निम्न हो सकते हैं। अरे बाबू प्रासंगिकता तो बता दो। सिविल सेवकों के जीवन में सामाजिक आर्थिक समस्याएं न उत्पन्न हुई हैं, लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास न किया जाना, उसका वैसा वातावरण न मिला, उपयुक्त कारण हो सकती है जिस कारण वह समानुभूति की भावना पीड़ित नागरिक। अरे भाई जो क्वेश्चन ने पूछा है वो बताओ ना। एक महत्वपूर्ण कारक है, यहां से बताओ, ये वाली लाइन पूरी हटाओ, कारक कारण, ये आपको निष्कर्ष के उस पे लिखो, सुझाव के उस पे लिखो। यहाँ से समय पर उचित तरीके हल नहीं कर पाते हैं, इसको सॉर्ट करो इस लाइन को। ये वाले भी पॉइंट यहाँ से, ये कुछ भी आपको नहीं बताना है। समानुभूति सिविल सेवकों को कार्यों को सफल बनाने हेतु महत्वपूर्ण कारक, इसके कई फायदे हैं। प्रासंगिकता, ये क्या बना दिए भाई, पक्का मेरी कॉपी नहीं देखे हो आप। समस्याओं को हल करने में आसानी, उचित सही निर्णय लेने की प्रवृत्ति, जनता और सिविल सेवकों के विरोधाभास को कम करने की प्रवृत्ति। अतः सिविल सेवकों में समानुभूति जैसे गुण विद्यमान हैं तो वे अपने कार्यों को सुगमता पूर्वक संचालित कर सकता है। वर्तमान में ऐसे ही सिविल सेवकों की आवश्यकता है जो अपने नागरिकों को प्रशासनिक सेवा आसानी से उपलब्ध करा सकें। ऐसे नहीं लिखना है भाई, ऐसे नहीं लिखना है आपको, थोड़ा और अच्छे से लिखें। समानुभूति का सामान्य सा मर्म बताएं, फिर ये बताएं क्यों प्रासंगिक है, फिर ये बताएं कि प्रासंगिकता के संदर्भ में क्या आपके तर्क हैं, और फिर इसको बताएं कि इसके अलावा भी और चीजें चाहिए, तब आपका उत्तर हो जाएगा। अतः आप पूर्व के अन्य उत्तरों को देखें, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताए हैं, उनके उत्तर सुने और फिर लिखने का प्रयत्न करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये किसकी कॉपी है भाई? तो साक्षी नाम की लड़की का। साक्षी नाम की? साक्षी मतलब ये बच्ची जो है नहीं, जिसके हाथ में कलावा बंधा है, राखी, तिरंगा, सॉरी वो हाँ। ना? हाँ जी सर। अच्छा, वो तो बच्ची है। ऐसे कि नहीं तो गुणों को बताइए जिन्हें आप एक लोक सेवक के लिए काफी महत्वपूर्ण समझते हैं, अपने उत्तर को तर्क एवं उदाहरण से प्रमाणित भी करें। 250 शब्द। राइटिंग अच्छी है। वैसे तो एक लोक सेवक के निपुणता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुणों का समावेश होना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय में एक लोक सेवक के अंदर निपुणता, कर्तव्य, क्या कह रही है, 2 गुणों को बताइए। अच्छा, विद्यमान होना अति आवश्यक है। यहाँ पर निपुणता का मतलब केवल प्रशासनिक क्षेत्रों में नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में हर एक सहायक कार्यों को करने में निपुण हो। ठीक है, कभी कभी ये देखा जाता है कि परीक्षार्थी परीक्षार्थिनी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करने निपुण तो होते हैं, अर्थात उनमें अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुनिष्ठा के भी गुण होते हैं। वस्तुनिष्ठा नहीं होती, वस्तुनिष्ठता के भी गुण होते हैं, फिर भी वे अपनी नागरिक सेवा को ईमानदारी पूर्वक या सत्यनिष्ठता पूर्वक नहीं कर पाते। ऐसे में एक सिविल सेवक में निपुणता का गुण प्रशासनिक व सामाजिक दोनों रूप में विद्यमान होना अति आवश्यक। देखो, आप निपुणता को किस संदर्भ में ले जा रही मुझे ये नहीं पता है, लेकिन निपुणता का मतलब क्या होता है? निपुणता का मतलब होता है दक्ष या उसके प्रति दक्षता। ठीक है, एक सिविल सर्वेंट से दक्षता की डिमांड नहीं की जाती है। सिविल सर्वेंट के बारे में आपने सुना होगा, इस पेपर का नाम जीएस रखा गया। क्यों? क्योंकि जनरल स्टडी चाहिए। इसका मतलब जीके क्यों नहीं रखा गया? चाहते तो जीके रख देते, जनरल नॉलेज, लेकिन जनरल स्टडी रखा गया कि ऊपर ऊपर जानो चीजों को। अर्थात यहां दक्षता उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि योजनाओं को या जो भी उसके कार्य हैं, जो भी कृत्य हैं, वो समुचित ढंग से सही हो। तो इसलिए इस निपुणता वर्ड को थोड़ा सा आप स्किप करें, इसको 2 इंपॉर्टेंट गुणों में मत लाएं। और या तो अगर आप इस निपुणता को सत्यनिष्ठा के साथ लिंक करके कर रही हैं तो सिर्फ सत्यनिष्ठता लिखें, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि सिविल सेवक में अपने कर्तव्यों के प्रति रुझान व लगाव न हो तो उसमें यदि निपुणता के गुण विद्यमान भी हैं तो भी वह एक कर्तव्यनिष्ठ लोक सेवक नहीं बन पाएगा। ऐसे में एक लोक सेवक के अंदर निपुणता व कर्तव्यनिष्ठा के गुण दोनों विद्यमान हो तो लोगों के प्रति अपनी उत्तरदायित्वता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, ईमानदारी पूर्ण भाव को कहीं ना कहीं समावेशित
वह परिलक्षित करेगा। निपुणता व कर्तव्य निष्ठता के महत्व को कुछ उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है। प्रशासनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की कमी होगी, निश्चित समय में ही कार्यों को संपन्न किया जा सकेगा। अब निपुणता का मतलब वही है कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जरूरी नहीं ज्ञानी व्यक्ति भ्रष्टाचार न करता हो, ठीक है। निश्चित समय में ही कार्य, इसलिए ये आपने जो लिखा ना, IQ लिखा है, और मैं जो आपको पढ़ाया था EQ पढ़ाया था। आपने IQ को यहाँ पे बेहतरीन बताया एक सिविल सर्वेंट के लिए। सरकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में सहायक होगा, आम लोगों को एक अच्छे प्रशासनिक सेवा को प्रदान करने में सहायक होगा। अतः कहा जा सकता है कि एक सिविल सेवकों के अंदर निपुणता व कर्तव्य निष्ठा के गुण विद्यमान होने से उसमें अन्य गुणों का भी समावेश होता है और इस प्रकार वह एक सफल सिविल सेवक बनने के लिए योग्य हो सकता है। ठीक है, आपने लिखा ठीक है, लेकिन ये निपुणता वर्ड को एक्सप्लेन करना कि निपुणता आपने क्या सोचकर लिखा है। अगर निपुणता आपने उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर किया तो आंसर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने निपुणता उसके काम के प्रति लगन या उसके मतलब दायित्व को ध्यान में रखते हुए लिखा है तो निपुणता नहीं आएगा, सिर्फ कर्तव्यनिष्ठता आएगा। और मेरा यही मानना है जब भी ऐसे दो गुणों की बात हो तो आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें, सत्यनिष्ठता का उपयोग करें। ठीक है, दूसरा आप चाहें तो इसमें समानुभूति का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप चाहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप चाहें तो प्रोबिटी भी ला सकते हैं, लेकिन वही होता है ना कि सत्यनिष्ठता और प्रोबिटी लगभग समकक्ष हो जाते हैं, तो इसीलिए प्रोबिटी लोग नहीं लाके समानुभूति लाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें मतलब आप बता दिया करें, तो इसको थोड़ा सही से लिखें एक बार। आपने लिखा वैसे सही है, बट वही है कि आपने निपुणता को क्या सोच के लिखा है, ये आप अगर हमें एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किसकी कॉपी है? आरती जी आपकी? जी सर। सत्यनिष्ठा को परिभाषित कीजिए तथा भारत की नागरिक सेवाओं में इसकी प्रासंगिकता का तर्क सहित विवेचना कीजिए। सत्यनिष्ठा से आशय जो सत्य है उसके प्रति निष्ठा बनाए रखना था। जिन सिद्धांतों को आप सही मानते हैं व्यवहार में भी उन्हीं को अपनाना, भले ही परिणाम अलाभकारी हों। ठीक है, भारत की नागरिक सेवाओं में सार्वजनिक जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी से कार्य करना ही सत्यनिष्ठा है। वर्तमान सिविल सेवकों में सद्गुणों का समावेशन देखने को मिलता है, जहां एक सिविल सेवक अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ आम जनमानस में विश्वास जागृत करते हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर अपने दायित्व ये ता बनाई हो, ये वाह है, का निर्वहन करते हैं। नागरिकों के प्रति एक सिविल सेवक की ऐसी सद्भावना से आम जनमानस के अंदर भी अपने प्रशासक के प्रति आदर्श भाव की प्रवृत्ति जागृत होती है। प्रवृत्ति देवी ऐसे लिखा जाता है, प्रवृत्ति, ठीक है, जागृत होती। ऐसे में सिविल सेवक को वहां के नागरिकों का सपोर्ट नहीं होता है, सपोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे रा उड़ेगी, और वैसे भी इसको हिंदी में लिखा करो, सहयोग मिलता है और इससे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलने की संभावना बढ़ जाती है। सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर में लागू करने में सहूलियत होती है एवं भ्रष्टाचार, हिंसा, दंगे जैसी अवांछनीय तत्वों से समाज को बचाती हैं। अतः नागरिक सेवाओं में एक समाज में एक सिविल सेवक की भूमिका को देखते हुए उनके अंदर सत्यनिष्ठा का होना अति आवश्यक है। इससे समाज में बंधुत्व, सद्भावना, समरसता आदि सद्गुणों के साथ जन कल्याणकारी कार्य में गतिशीलता आती, जो देश के विकास में योगदान देता है एवं साथ ही देश की एकता एवं अखंडता को भी मजबूत करता है, अखंडता को मजबूत करता है, ऐसे बताना है आपको। मतलब मजबूत सही से वर्ड लिखो। देखते हैं, देखो, अरे मैंने तो पढ़ा फिर स्किप हो गया, चलो फिर से पढ़ते हैं दिमाग से स्किप हो गया, कोई बात नहीं। सत्यनिष्ठा को परिभाषित कीजिए तथा भारत की नागरिक सेवाओं में इसकी प्रासंगिकता का तर्क सहित विवेचना कीजिए। सत्यनिष्ठा से आशय जो सत्य उनके पर निष्ठा बनाए रखना था। जिन सिद्धांतों को आप सही मानते हैं व्यवहार में भी उन्हीं को अपनाना, भले ही परिणाम अलाभकारी हो। ठीक है, परिभाषा ऐसी लिखनी है। फिर आपको बताना इसकी प्रासंगिकता क्या है। भारत की नागरिक सेवाओं में सार्वजनिक जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी से लो, दोबारा फिर बता रही हूँ परिभाषा, एक ही बार बताओ ना, या तो इसे बता लो या तो ऊपर वाली बता लो।
और फिर दूसरे नए पैरा से शुरू करो कि वर्तमान सिविल सेवकों में सद्गुणों का, यहाँ पे बताओ क्यों प्रासंगिक है। वर्तमान सिविल सेवकों में सद्गुणों का समावेशन देखने को मिलता है, जहाँ एक सिविल सेवक अपनी भावनात्मक, अरे लो क्या लिख रही हो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ आम जनमानस में विश्वास जागृत करते हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर, अरे जो क्वेश्चन देवी पूछा है वो लिखो ना, सत्यनिष्ठा लिखो, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों बता दे रही हो। प्रशासक के प्रति आदर्श भाव, ऐसे में सिविल सेवक सपोर्ट मिलता है, शासन चलने की संभावना बढ़ जाती है। इनको पॉइंट में बताओ, सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर, इसको भी पॉइंट में बताओ। अतः नागरिक सेवाओं में एक सिविल सेवक की भूमिका को देखते उनके अंदर सत्यनिष्ठा का होना अति आवश्यक है। इससे समाज में बंधुत्व, सद्भावना, समरसता, सत्यनिष्ठा का समरसता से संबंध नहीं है। सत्यनिष्ठा वास्तव में उस सिविल सेवक मतलब नीतियों को सही से क्रियान्वित करने में योग्य देता है। मतलब ऐसे बताया करो, जन कल्याणकारी कार्य में गतिशीलता आती है, जो देश के विकास में योगदान देता है, साथ ही देश की एकता अखंडता नहीं, यहाँ पे ये बताओ कि लोकतंत्र की समरसता, ऐसी चीजें बताया करो। मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं लिखा जाता है, कुछ भी का मतलब ये होता है उस टॉपिक से संबंध, और सत्यनिष्ठा के साथ अन्य को भी लिंक कर दो, तब ये आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाए। ठीक है, समझ गई ना आप? जी सर। हाँ, क्योंकि आपने केवल एक ही पक्ष लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल सहित आपको इसको एक्सप्लेन करना है सही से। ये किसका क्वेश्चन है अगला, देखते हैं। ये किसका क्वेश्चन है वैसे क्लास में? कोई बोलता भी नहीं है। भारतीय सिविल साल का है, एक 2 महीने है ना। अच्छा। भारतीय सिविल सेवाओं में उच्चतम नैतिक मूल्य को बनाए रखने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए इसे दूर करने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएं। सिविल सेवा एक स्टील फ्रेम है जिस पर सार्वजनिक प्रशासन का ढांचा तैयार होता है। अगर इस स्टील फ्रेम को भ्रष्टाचार और निम्न नैतिक मूल्यों का बनाया गया तो कल्याणकारी उपाय, शिकायतों का समाधान एवं नीतियों को लागू करने के लिए राज्य मशीनरी बिखर जाएगी। चुनौतियां, भारतीय सिविल सेवाओं में उच्चतम नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इस प्रकार हैं। लोक प्रशासन के विभिन्न मूल्यों के मध्य नैतिक मूल्य जैसे दक्षता बनाम जवाबदेही, आचरण संहिता के विभिन्न पहलुओं के मध्य कर्तव्यों के निष्पादन के पुरस्कार स्वीकार करना, व्यक्तिगत मूल्य बनाम वरिष्ठों सरकारी निर्देश, पेशेवर नैतिकता बनाम प्राधिकारी द्वारा अन्यनपूर्ण आदेश का अनुसरण। आपने इसको मौलिक लिखना है देवी, किताबी नहीं लिखना है। उपाय, उच्चतम प्रशासन की लोकतांत्रिक जवाबदेही, विधि का शासन, वैधता का सिद्धांत, पेशेवर सत्यनिष्ठा, नागरिक समाज के प्रति अनुक्रियाशीलता, स्वहितों की बजाय सार्वजनिक हितों को महत्व। निष्कर्ष, इस प्रकार उच्च नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए सिविल सेवक को सार्वजनिक सेवा की जिम्मेदारी को पूरा करने की सहानुभूति, करुणा और निष्ठा और मानवता पर बल देना चाहिए तथा ताकि नैतिक दायित्व को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों का हल हो सके। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो। आपने क्लास को मुझे ऐसा लगता है मिस किया है, यहाँ पे क्लास की बातों को थोड़ा लिंक करो। कैसे? आपसे पूछा भारतीय सिविल सेवा उच्चतम नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में, तो उच्चतम नैतिक मूल्य क्या है? ठीक है, उनको बनाए रखने में चुनौतियां कौन है, दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय अपनाए, फिर और क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। समझ गए? ऐसे बताइए। यहाँ पे आपने मिशन कर्मयोगी डालना है, आपको सेकेंड ARC की रिपोर्ट डालनी है। ठीक है, आपको नोलन कमेटी, किसी ने भी नोलन कमेटी नहीं डाला है, किसी ने भी नहीं डाला। मतलब देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है, किसी बच्चे ने नोलन कमेटी नहीं डाली वैल्यू को लेकर। तो ये पॉइंट जिन्होंने नहीं डाले वो डालें पॉइंट अपने उसमें, क्योंकि मुझे तो धीरे धीरे याद आते हैं ना कि कौन कौन से, क्योंकि इतने सारे आपके क्वेश्चन हैं, तो आप उस चीज को डालें, आपका उत्तर तब बेहतरीन बनेगा। ऐसे यहाँ पे आपने बस सामान्य लिख दिया। और कभी भी एक बात बताएं, जब चुनौतियां आप बताती हैं तो ऐसे उपाय नहीं बताने हैं, उपाय को थोड़ा वैसे करके बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानवीय मूल्य का, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मानवीय मूल्य किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। किसका प्रश्न है ये? वस्तुनिष्ठता, दयालुता, करुणा, परोपकार। ठीक है, मानवीय मूल्य से आशय, आशय ऐसे नहीं लिखना होता, आशय उन मूल्यों से जो मानव में नैतिक गुणों व कुछ विशेष गुणों से व्यक्ति को सफल
वह आदर्श व्यक्ति बनाती हैं, आदर्श व्यक्ति बनाता है जो स्वयं में एक निष्ठावान, नियमों में बंधा दृढ़ व्यक्ति या मानव का निर्माण करता है। इनमें कुछ अन्य मूल्य नहीं होता, मूल्य होता है। इस प्रकार है वस्तुनिष्ठता, निष्ठता ये ऐसे, ठीक है। आशय से नहीं है कि अपने स्वयं के विचार, भावना में इच्छा जो किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होती हैं, अपने तर्क और तथ्य के माध्यम से निर्णय का जवाबदेही होता है। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि कोई आईएएस ऑफिसर किसी को रिक्त सीट पर बैठाने के लिए किसी व्यक्ति की दक्षता, गुण, तथ्य को देखकर ही निर्णय करता है जो उस आईएएस ऑफिसर गुणवत्ता के साथ साथ वस्तुनिष्ठता का प्रदर्शन करती है। दयालुता तो साथ पर दया की भावना से जो एक व्यक्ति में होती है, ये भी देखो गलत लिख दिए हैं इन्होंने, टॉलरेंस नहीं देखा है इसलिए इन्होंने लिख दिया, ऐसे नहीं बताना है आपको, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। करुणा हमेशा स्नेह के साथ सक्रिय होने को भी प्रभावित करती है, जिसमें हम सहायता करने की कठिन परिस्थितियों को भी पार कर जाते हैं। ये करुणा मानव मूल्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही से परिभाषा इसकी दें, आप वो वाली परिभाषा दें ना जो मैंने आपको बताई है। अल्ट्रुइज्म, परोपकारिता, ऐसी सहायता जो बिना किसी वर्ग, धर्म, जाति भेदभाव के समान रूप से सहायता की जाती है, वह परोपकारिता कहलाती है। अतः मानव के अंदर ये गुण होने आवश्यक हैं। अल्लू वहाँ की भी तो लिखो और कुछ एग्जाम्पल, ऐसे थोड़ा ना देवी लिखना है इसको, या जो भी जिसने भी लिखा है इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो, मतलब उदाहरण सहित लिंक करते हुए। आप ये समय इतना इस पे मत खपाओ, डायरेक्ट हिट करो वस्तुनिष्ठता से। और एक बात बता दें आप लोगों को, भले ये ABCD करके लिखा हो, आप चाहें तो ABCD करके यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि पैराग्राफ में ही तोड़ के लिखो। एक पैराग्राफ में वस्तुनिष्ठता, दूसरे पैराग्राफ में दयालुता, फिर करुणा, फिर परोपकार, ठीक है ना। आपका उत्तर तब और बेहतरीन होता चला जाएगा ऐसे, ठीक। तो ऐसे आप कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए बाकी आप पहले वाला आंसर देखें, वहाँ से समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। ऐसे किन्हीं दो गुणों को बताइए जिन्हें आप एक लोक सेवक के लिए काफी महत्वपूर्ण समझते हैं। अपने उत्तर को उदाहरण सहित प्रमाणित भी करें। लोक सेवक के आधारभूत गुण वे हैं जो उन्हें लोक सेवक आदर्शों, लक्ष्यों की ओर बढ़ने, उन्हें साकारित मतलब क्या है, साकार होता है, करने में सहायक होते हैं और मार्गदर्शक, और के आगे फुल स्टॉप नहीं, का काम करते हैं, जिनमें सत्यनिष्ठा, सेवा भाव, प्रतिबद्धता, साहसपूर्ण दृढ़ता, सहिष्णुता एवं तथा करुणा प्रमुख है। मेरा मानना है कि लोक सेवक में सत्यनिष्ठा एवं करुणा का गुण होना अति आवश्यक है। सत्यनिष्ठा, लोक सेवक में सत्यनिष्ठा का अर्थ है अपने कथनों तथा कृत्यों में ईमानदारी और सुसंगति को बनाए रखना। उदाहरण तुकाराम मुंडे, महाराष्ट्र कैडर आईएएस, बिना किसी दबाव व ट्रांसफर के डर के सत्यनिष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। करुणा का भाव, अरे हेडिंग नहीं वो डालनी है देवी, सिर्फ ऐसे तो आप दो ही बातें बस लिखेंगे, दो ही बातों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा आपने दो ही माना है, मतलब करुणा आपने माना है, सत्यनिष्ठा माना है, ठीक, तब ठीक है। करुणा का अर्थ कमजोर वर्गों के प्रति उत्पन्न होने वाली उस भावना से जो उसकी उस कमजोर स्थिति को समझने, उनके प्रति समानुभूति, चिंता रखने से उत्पन्न होती है। भगवान बुद्ध को दया और करुणा का महासागर कहा जाता है। राज परिवार में जन्म होने के बावजूद भी आपको अपने बारे में बताना है, एग्जाम्पल है ना। सिविल सेवक क्या है बताना, महात्मा बुद्ध सिविल सेवक थोड़ा ना थे समझ रहे हो, महात्मा बुद्ध सिविल सेवक नहीं थे। आप सिविल सेवक बनेंगे तो अपने एग्जाम्पल बताएं या सिविल सर्वेंट के एग्जाम्पल बताएं। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि आप अपने ही एग्जाम्पल बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए, इसको थोड़ा अपने हिसाब से लिखें और साथ ही ये वाला एग्जाम्पल आप यहाँ से हटाएं, अपने एग्जाम्पल को दें और फिर यहाँ पे बताएं कि अन्य भी, मतलब केवल करुणा और केवल सत्यनिष्ठा से काम नहीं चलता है। एक सिविल सर्वेंट को बेहतरीन बनने के लिए और भी गुण, जैसा कि नोलन कमेटी में बताए गए, ऐसी भी जिक्र कर दिया करो। तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने नोलन कमेटी कभी तो जिंदगी में पढ़ी थी, उसको एहसास तो दिलाओ कि मास्टर हम पढ़े लिखे हैं, तब वो नंबर फिर आपको देगा, ठीक है। ये लास्ट आंसर है, देख लेते हैं। भारत में मीडिया को मानवतावादी मूल्यों से अनप्रमाणित होने के साथ ही स्पष्ट तथा निष्पक्ष होना चाहिए कथन की विवेचना करें।
भारत में मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में भारत की मीडिया 180 देशों में से 142वें नंबर पर स्थित है। ऐसे डाटा से बचें, क्योंकि एग्जाम में अगर गलत हो गया तो फिर फजीयत हो जाती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में नीति, इसमें मीडिया भी शामिल है। ये लाइन आपको नहीं लिखनी है। मीडिया के माध्यम से सरकार की नीति एवं कानून का पता चलता है। कहीं भी क्राइम तथा आंदोलन उसकी जानकारी मिलती है। सरकार से प्रश्न पूछने तथा न्यायालय, ठीक है, न्यायालय आप लिखे हो, ठीक है। मीडिया का महत्व है, साक्ष्यों को रखने का अच्छा माध्यम है। समाज को सशक्त बनाना, निष्ठा के अधिकार की रक्षा करना, कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना, लोगों की आवाज बनना, गलत सूचना को रोकना, साक्ष्यों को जुटाकर। चुनौती, पेड न्यूज तथा गलत सूचना देकर लोगों को गुमराह करना, जाति धर्म के मुद्दे को बढ़ाकर दिखाना। हाल ही के दिनों में देखा गया सरकार से निष्पक्ष होकर सवाल न पूछना। यह सरकार के, इतनी बड़ी लाइन मत लिखा करो, लिख दिया करो कि सरकार के प्रतिपक्षधारी होकर, है ना। इस पर तो निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। डिबेट में इतने सारे पॉइंट, सॉरी सर। डिबेट में अभद्र भाषा का प्रयोग, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में गलत सूचनाएं बताना, बिना साक्ष्यों के उपाय, नैतिकता को बढ़ावा। अरे यही तो कह रहा है, यही तो मैं ढूंढ रहा था। क्वेश्चन आपका यही है, बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये थोड़ा ना पूछ रहा आपसे। पूछा कैसे बढ़ावा दोगे, प्रश्न देखो, प्रश्न आपसे यही कहा है ना, साथ ही स्पष्ट तथा निष्पक्ष होना चाहिए, मानवतावादी मूल्य, तो वो बताएं आप कि कैसे बढ़ावा देंगे आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, चलो पढ़ लेते हैं पहले। राजनीतिक दलों से स्वतंत्र निष्पक्ष होकर प्रश्न पूछना, निष्पक्ष प्रसारण और संवेदनशील सूचनाओं के प्रसारण संबंधी स्वतंत्र जांच दल का गठन, भारत में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और अन्य समुदाय एवं व्यक्तिगत अधिकारों के मध्य संतुलन बनाया जाना तथा प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार की सही सूचना प्राप्त करना, ठीक है, इसकी सही सूचना प्राप्त करना। इसको थोड़ा इथिक्स की लैंग्वेज में लिखें। दूसरी चीज जो मैं बताने वाला हूं वो ये मैं बताने वाला हूं कि आपसे यूपीएससी जितने भी क्वेश्चन पूछती है उन सारे क्वेश्चन का एक मकसद होता है कि आप समस्या का समाधान बताएं, ना कि समस्या बता के छोड़ दें। वो उनको भी पता है, इसीलिए क्वेश्चन वो पूछे हैं कि नैतिकता नहीं है तो तुम बताओ कैसे आनी चाहिए, समझ गए। और जब नैतिकता उनमें आ जाएगी तब मीडिया की क्या प्रासंगिकता हो जाएगी, तब बताओ चौथे लोकतंत्र, समझ गए। जैसे यहाँ पे आप ये जब बात करते हो मानवतावादी, तो मानवतावाद से शुरुआत करो। यहाँ पे ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ से मत शुरुआत करो। और फिर बताओ केवल मीडिया कोई मानवतावादी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि समाज, राजनीतिक दल, है ना, प्रशासन, मतलब 2 कदम आगे चले जाओ। जैसे मुझे याद है कि जब मैं हिस्ट्री ऑप्शनल आप लोगों को पढ़ाता हूँ और ऑप्शनल के जब क्वेश्चन आंसर कवर कराता हूँ तो वहाँ पे लास्ट जो निष्कर्ष देता हूँ किसी भी क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन का निष्कर्ष वास्तव में अगला क्वेश्चन होता है जो यूपीएससी ने पूछा ही नहीं है हमसे। ये ऑप्शनल में हम लोग करते हैं ज़्यादातर, तो वैसा ही आप भी इसमें करो एथिक्स में, ठीक है। तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद है कि आज तक के मतलब 28 अक्टूबर तक के जितने भी आप लोगों के प्रश्न हैं हमने सारे चेक कर दिए हैं। जो छूट गए हों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, सॉरी कमेंट में कहना, टेलीग्राम चैनल पे बता देना कि ये क्वेश्चन सर छूट गया है, तो मैं उसे चेक कर दूंगा। अगले जब उसमें स्लॉट आएगी, मतलब 20 से 25 क्वेश्चनों की पूरी स्लॉट होती है, तो वहाँ हम कवर करा देंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आंसर पता चले होंगे, कुछ नए डायमेंशन भी सीखे होंगे। क्वेश्चन वही होंगे लेकिन नए डायमेंशन भी आज आपने सीखे होंगे, ठीक है, कुछ शब्दों से रूबरू हुए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।